हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस की क्लास जो कि क्लास 10th के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ की नोटिफिकेशन जो है वह आप तक सबसे पहले पहुँचे और अपने साइंस को और भी बेहतरीन करिए ताकि परीक्षा जब आए तो वहाँ पर आप एक अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो मित्रों, हम आज जो कल पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा विभिन्न स्थितियों पर जब वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर रखा जाएगा तब कहाँ बनेगा, सेंटर पर रखा जाएगा तब कहाँ बनेगा। ऐसे ऐसे करके हमने कितने टोटल 6 स्थितियों को पढ़ा, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो तुम्हारा सेंटर वाला और फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तब जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मित्रों, कई बार परीक्षा में आया है, हर बार वही आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। इसके बाद आज हम अवतल दर्पण के कुछ उपयोग होते हैं, क्योंकि ये दर्पण जो बनाए गए हैं इनके कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कोई ना कोई उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण के हम क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं। क्या मित्रों, अवतल दर्पण जो होता है इसके उपयोग, पहला उपयोग, पहली बात तो अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बनता है, इसमें प्रतिबिंब कैसा हम देख पाएंगे यदि हमारे पास क्या है अवतल दर्पण। तो इसमें जो बनता है प्रतिबिंब हमारा वो कैसा बनेगा मित्रों, तो अवतल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वह बनेगा हमारा कैसा, बड़ा बनता है। कल हमने देखा भी है, बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, आभासी बनता है, आभासी, वास्तविक, बराबर, उल्टा व सीधा। तो मित्रों, इसमें हर प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनेगा, छोटा बनता है, बराबर बनता है वस्तु के, और आभासी, वास्तविक, उल्टा सीधा, यानी कि हर तरह का प्रतिबिंब जो पूछा जाए वो किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण जो होता है इसमें हर प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अधिकतर इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा मित्रों बनेगा, बड़ा बनता है, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने में। क्या दोस्तों, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण जो होता है इसका प्रयोग किया जाएगा। अब इसके उपयोग कहां पर होते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, क्या मित्रों, अवतल दर्पण के जो उपयोग होते हैं ये कहाँ होंगे, तो इसका मित्रों जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, जो हमारे सर्च लाइटें होती हैं या गाड़ी के जो हेडलाइट होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला जो पूछा जाता है, कई बार आया है कि दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है, क्या मित्रों, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है, तो यही होता है मित्रों, कौन सा होगा, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। कई बार एग्जाम में आया है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो होता है कौन सा होता है, तो हम बताएंगे दोस्तों कौन सा, अवतल दर्पण। आप इसका जवाब दे पाएंगे। दूसरा जो है, दूसरा उपयोग इसका पूछा जाता है कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग गाड़ी जो होती है हमारी, उनकी गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है, हेड मित्रों में होता है दोस्तों, मेन लाइट जो होती है सामने वाली, हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ होगा मित्रों, हेडलाइट जो होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा मित्रों, नंबर 2 जो हमारा है, नंबर 3 है इसका, जो हमारा सर्च लाइटें होती हैं मित्रों। फिल्मों में आपने देखा होगा कि हम मस्तक पर क्या होता है, लाइट लगा लेते हैं, और वो लाइट जब गुफाओं में जाते हैं, अंदर कहीं सुरंग करते हैं, तो लाइट मस्तक पर लगी होती है और उसका प्रकाश
आगे की ओर लगता है तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि ये क्या करता है? बारीक सी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, यानी कि जहां पर छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? सर्च लाइटें जो होती हैं, सर्च लाइटों में इसका प्रयोग होता है, सर्च लाइटों में इसका प्रयोग होता है। क्या होगा मित्रों? इसका प्रयोग कहाँ होता है? जो सर्च लाइटें होती हैं उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अच्छी तरीके से समझ रहे हैं मित्रों। इसके बाद में अगला है नंबर 4। नंबर 4 कहाँ मित्रों इसका प्रयोग होता है? तो हमारे जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे जो महीन पुर्जे, जैसे तुम्हारे कान की जांच करनी है, आंख की, नाक की, ऐसे जो अंग होते हैं, आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? जो भी छोटी चीजें होती हैं उनको बड़ा करके दिखाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? छोटी जो हमारे दांतों के मरीज, दांत, नाक, कान आदि में डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सक के रूप में, डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में, कहाँ मित्रों? डॉक्टरों के द्वारा जो होते हैं आंख, कान, नाक आदि में डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मित्रों सौर भट्ठियां होती हैं, क्या दोस्तों? सौर भट्ठियों में प्रकाश को अवशोषित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ मित्रों? सौर भट्ठियां जो होती हैं उसमें इसका प्रयोग प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। तो मित्रों इसके ये उपयोग आते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है इसके उपयोग कहाँ किए जाएंगे? तो इसका उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा है ये वाला, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो तुरंत फट से जवाब बताएंगे आप। क्या बताएंगे? कि दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है, क्योंकि इसको हमने पढ़ लिया है, अब गलत नहीं होगा। उसके बाद में गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है, मेन लाइट जो होती है, उसमें दोस्तों कौन सा होता है? उसमें भी होता है हमारा कौन सा? अवतल दर्पण। और मित्रों जो हमारी गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए लगा होता है एक दर्पण साइड में, जिससे हमें पीछे के वाहन दिखते हैं, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये वाला मित्रों कौन सा है? उत्तल दर्पण। गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है उसमें, सर्च लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। दांत, नाक, कान आदि में डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है सौर भट्ठियां जो होती हैं। सौर भट्ठियों में प्रकाश को अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो सौर ऊर्जा वाले होते हैं भट्ठियां, उनमें प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? अभिसरित करता है। क्या करेगा? अभिसरित करता है, यानी कि आने वाली प्रकाश की किरणों को एक पास क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सौर भट्ठियों में इसका उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि किरणों को क्या करता है? एक पास लाता है। तो मित्रों आप आशा करते हैं आपको इसके उपयोग अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी रही। इसके बाद में अगला जो होता है, अगला मित्रों क्या है? अगला अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो दर्पण होता है उसकी रेखीय आवर्धन क्या होती है। क्या मित्रों? जो रेखीय आवर्धन होती है उस रेखीय आवर्धन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि रेखीय आवर्धन हमारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न तो बनना ही बनना है। तो मित्रों अब क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन। क्या दोस्तों? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। अब मित्रों हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेखीय आवर्धन जो है यह क्या होता है। तो मित्रों रेखीय आवर्धन दर्पण द्वारा
क्या लिखेंगे इसमें, दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया मित्रों ये क्या होता है? तो इसमें मित्रों हम समझा रहे हैं, जैसे क्या मित्रों, यहाँ पर हमने कर दिया एक, क्या बना दिया, कोई दर्पण हमने बनाया। क्या मित्रों, यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया, कोई एक दर्पण बना दिया। कैसा, मान लो कैसा बना है, अवतल दर्पण बना है। इसमें पीछे की तरफ क्या लगी है, पालिश लगी है। अब इसके सामने कोई वस्तु हमने रख दी। क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इसके सामने एक वस्तु को रख दिया। समझ में आया मित्रों? यहाँ पर इसका क्या होता है, सेंटर होता है, यहाँ पर क्या होता है, फोकस, और यहाँ पर पोल होता है, ध्रुव होता है। इसको हमने कल की क्लास में कई बार पढ़ा है कि यहाँ पर दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, पोल होता है। ये क्या, मुख्य फोकस होती है। और यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे। क्या करेंगे, प्रकाश की किरण से ले जाएंगे और ये इससे टकराकर कहाँ से वापस होती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। तथा दूसरी किरण हमने पढ़ा है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह क्या होती है दोस्तों, सीधे निकल जाती है। जैसे यहाँ से जो किरण आएगी वह सीधे निकल जाती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं मित्रों, ये वाला इसका क्या बनेगा, ये बन जाता है इसका प्रतिबिंब। इसका नाम हमने रख दिया ए डैश और बी डैश। वस्तु का नाम क्या है, ए और बी। तो मित्रों जो यहाँ पर ए बी वस्तु रखे थे, इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा ए डैश बी डैश। अब मित्रों जो ये प्रतिबिंब तुम्हारा बन रहा है, परिभाषा में हमने क्या लिखा है, अभी हमने परिभाषा में इसको लिखा है कि दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या करेंगे, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों यानी कि जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, इसकी लंबाई ये वाली दोस्तों, अब दोस्तों ये वाली जो लंबाई आपको दिख रही है, ये वाली लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई है। अब ये कौन सी है, ये है वस्तु। ये मित्रों क्या है, ये है वस्तु, और ये यहाँ पर क्या है मित्रों, ये है प्रतिबिंब। तो परिभाषा में क्या लिखे हो कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जैसे मित्रों वस्तु मान लो यहाँ पर कितना है, वस्तु जो है यहाँ पर मान लो 20 सेंटीमीटर है। कितनी दोस्तों, 20 सेंटीमीटर जो है, 20 सेंटीमीटर ऊंची क्या है यहाँ पर वस्तु है। प्रतिबिंब इसका मान लो कितना बन रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो जो रेखीय आवर्धन होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई या ऊंचाई जो होगी उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो रेखीय आवर्धन बराबर फार्मूला होता है, रेखीय आवर्धन बराबर मित्रों फार्मूला होता है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई या इसी को ऊंचाई मित्रों कह सकते हो।
प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, इसको किससे लिखेंगे, एच आई लिख सकते हैं मित्रों। क्या, एच आई, एच माने इमेज होता है मित्रों, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। और इसको एच ओ से लिखते हैं। क्या मित्रों, एच ओ, ओ ऑब्जेक्ट होता है यानी कि वस्तु, आई होती है इमेज। इसका मतलब क्या मित्रों, प्रतिबिंब। और रेखीय आवर्धन जो होता है इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर क्या होगा मित्रों, स्मॉल एम बराबर होता है तुम्हारा एच आई अपान एच ओ। तो ये मित्रों होता है। अब जो रेखीय आवर्धन हमारा होता है वो जो होगा किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे इतनी। अब यम की जगह पर हम लिख सकते हैं यम बराबर, इसको सिद्ध करेंगे, यम बराबर क्या होगा मित्रों, तो यम बराबर माइनस वी अपान यू। यू क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी मित्रों होती है, और यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। अब यम बराबर हमने अभी क्या पढ़ा है, एच आई अपान क्या पढ़ा है, एच ओ, एच आई अपान एच ओ, यानी कि एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस वी अपान यू। क्या मित्रों, माइनस वी अपान यू, ये जो हमारा होगा रेखीय आवर्धन का फार्मूला होगा। अब ये जो तुम्हारा आएगा माइनस, यानी कि एच वी अपान क्या होगा मित्रों, इसको आप याद रखना, एच आई अपान एच ओ बराबर वी अपान यू। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यू क्या होता है, यू होता है वस्तु की दूरी। अब मित्रों इस पर हम क्या करेंगे, इससे हम फार्मूला लगाएंगे। जो सवाल होते हैं इस पर बनते हैं, उन सवालों को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। अब मित्रों ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, इसके लिए बता दें कि जो प्रतिबिंब होता है दर्पण से, साइड में लिखना है मित्रों, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर कितना होता है, यू होता है माइनस का यू। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर कितना होगा मित्रों, v होता है। यदि दर्पण अवतल है तो कैसा होगा, माइनस होगा। अब दर्पण की ऊंचाई, दर्पण के वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष से वस्तु की ऊंचाई या लंबाई को लिखेंगे मित्रों एच ओ से, और मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या दोस्तों, प्रतिबिंब जो होगा उस प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे, एच आई से लिखेंगे। किससे मित्रों, एच आई से लिखते हैं। अब इसका जो फार्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, यम बराबर क्या होता है मित्रों, यम बराबर हमने क्या सिद्ध किया, जो प्रतिबिंब की लंबाई बटे एच ओ। अब हम इसको यम, जो वस्तु हमारी है और प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, इसके साथ में जब इसको हम लिखेंगे तब ये हमारा हो जाएगा मित्रों, ये क्या होगा, ये तुम्हारा बनेगा m बराबर, इसको केवल फार्मूला याद रखना, इसी से आपके सवाल लगेंगे, यानी कि एच आई अपान एच ओ बराबर वी अपान यू। मित्रों ये याद रखना, इससे आपके फार्मूला जो ये वाला, इससे तुम्हारे जो सवाल होंगे दर्पण वाले वो इससे आपके लगेंगे। अब इसके बाद में और क्या पढ़ते हैं, इसके बाद में अब मित्रों हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ, सवाल जो हैं उन, क्योंकि यहाँ पर अब एक चीज़ और याद रखना, जब हम सवाल लगाएंगे उसके पहले कुछ चीज़ों को याद रखना होगा। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये है मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के ऊपर यदि किसी भी चीज को हम मापेंगे, किसी भी चीज की लंबाई को नापते हैं तो उसकी लंबाई किस में ली जाती है, तो उसकी लंबाई को हम लेते हैं प्लस में। किसमें दोस्तों, तो ऊपर की ओर नापने पर दूरी कहाँ की होगी, ऊपर को जब नापेंगे तो वो दूरी कहाँ की होती है, प्लस की होगी। यदि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जा रहे हैं, कहाँ दोस्तों, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जा रहे हैं, तब जो दूरी ली जाएगी वह माइनस की होती है। और मित्रों याद रखना, यदि हम इस दर्पण से इधर को कोई भी दूरी माप रहे हैं तो वह हमेशा काहे की होगी, माइनस की होगी। और यदि हम इस दर्पण से
इस दर्पण से इधर को जा रहे हैं तो दूरी काहे की होगी, प्लस की होगी। समझ में आया दोस्तों। यदि हम इस दर्पण से इधर को कोई भी दूरी मापते हैं तो वह काहे की होगी, तो उसे हम प्लस से लिखते हैं। और यदि कोई दूरी इधर को माप रहे हैं यानी कि दर्पण से बाईं ओर की ओर जा रहे हैं तब वो दूरी काहे की होगी, माइनस की होगी। अब मित्रों इसको यहीं पर लिख लेना है। आपको क्या लिखना है, लिखना है यदि यदि दर्पण के बाईं ओर की दूरी, दर्पण के लिखना है दर्पण के बाईं ओर की दूरी, दर्पण के बाईं ओर किरण के विपरीत दिशा में, किरण के विपरीत दिशा की दूरी काहे की होती है मानो दोस्तों, दूरी ऋणात्मक होती है। विपरीत दिशा की दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी मित्रों होगी, ऋणात्मक होती है। ये दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होती है। और दर्पण के बाईं ओर की, दर्पण के बाईं ओर, दाईं ओर मित्रों जब जाएंगे आप कहाँ जाएंगे, दाईं ओर, तो दाईं ओर की दूरी जो होती है, दाईं ओर की दूरी जो होगी वह काहे की होती है, प्लस की होती है। यानी तो दोस्तों जो दूरियां होती हैं जब दाईं ओर को मापेंगे किरण के तब काहे की होंगी, प्लस की होती हैं। और जब हम इसको विपरीत दिशा में मापते हैं तब कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब जो दूसरा तुम्हारा है क्या है, जब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी काहे की होगी, ऊपर की ओर दूरी प्लस की होती है। काहे की मित्रों, किस चीज की होगी, प्लस की होती है। जब नीचे की ओर आएंगे, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर आने पर दूरी काहे की होगी मित्रों, तो नीचे आने पर दूरी माइनस की होती है। तो मित्रों यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा मित्रों, जो हमने पढ़ा वो मित्रों अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि अवतल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। अब इसके बाद में और क्या पढ़ा है कि रेखीय आवर्धन जो होता है ये मित्रों क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन m बराबर HI/HO यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। जब दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी -u ली जाती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -v है, तो मुख्य अक्ष से वस्तु की ऊंचाई होती है HO और मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है HI। तब इसका प्रतिबिंब m बराबर जो रेखीय आवर्धन होगा HI/HO। दूसरा फार्मूला इसका होता है HI/HO माइनस का क्या मित्रों होता है, माइनस का V/U होता है। क्या दोस्तों होगा, V/U होता है। तो याद रखना जो लेंस की आवर्धन होती है वह प्लस की होती है और जो ये तुम्हारा दर्पण होता है, दर्पण की रेखीय आवर्धन कैसी होती है, दर्पण की रेखीय आवर्धन माइनस का V/U होती है। तो मित्रों कितनी होती है, माइनस का V/U। तो याद रखना लेंस जो होता है उसकी कितनी होगी, माइनस का V/U और जो दर्पण लेंस होता है उसकी प्लस की होती है। अब मित्रों इसके बाद में आगे हम क्या पढ़ते हैं कि हमने यहाँ पर दूरी को समझा कि दर्पण के बाईं ओर किरण के विपरीत दिशा में क्या होगा, ऋणात्मक दूरी ली जाएगी। फिर दर्पण के बाईं ओर से दाईं ओर जब हम जाएंगे तब दूरी काहे की होती है, प्लस की होती है। मुख्य अक्ष जो ये वाली हमारी है इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे को आएंगे तो दूरी काहे की होती है, माइनस की होती है। अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है क्या मित्रों, जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक आभासी हो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मित्रों इसमें जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है
वो क्या दिया है मित्रों, तो वो दिया गया है कि सबसे पहले जो दिया उसको हम लिखते हैं। क्या मित्रों, जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। मित्रों दूरी दर्पण जो होता है उसकी फोकस हमेशा काहे की होती है, माइनस की होती है। तो फोकस दूरी दी है कितनी मित्रों, फोकस दूरी F बराबर दिया है -15। माइनस अपने आप से मित्रों लगाना है क्योंकि दर्पण यहाँ पर कौन सा है, अवतल, और अवतल की जो फोकस होती है वह हमेशा माइनस होती है। कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। अब एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बने। कितना मित्रों, वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने पूछा जा रहा है। उस वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, तो मित्रों इसका रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा, रेखीय आवर्धन जो होगा यम बराबर कितना होगा मित्रों, तो यम बराबर होता है कितना, अभी हमने पढ़ा है कि माइनस यम बराबर v अपान यम बराबर माइनस का v अपान यम बराबर माइनस का v अपान यू। अब मित्रों इसका कह रहा है कि प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 5 गुना बड़ा बन रहा है, यानी कि रेखीय आवर्धन जो है वो इसका कितना है, 5 है। कितना मित्रों, 5 है। तो माइनस का v अपान यू हो जाएगा। अब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि बड़ा बन रहा है, इसका मतलब कैसा होगा मित्रों, इसका मतलब वो प्रतिबिंब जो होगा वो कितना बनेगा, 5। यहाँ से मान निकालेंगे हम v का, तो v का मान आएगा माइनस का 15u। कितना आ जाएगा मित्रों, माइनस का 15u। और जब u का मान निकालेंगे तो u का मान आएगा, u का मान यहाँ से तुम्हारा आएगा v बराबर कितना मित्रों, v बराबर माइनस का 5u। v बराबर कितना आया, माइनस का 5u। अब दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र से क्या मित्रों, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, कल हमने बताया था 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यही तो होता है मित्रों। जब यही होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इसमें जो हम लगाएंगे मान रखेंगे इसमें। क्या मित्रों, यहाँ तक समझ में आया, यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें जो दिया था उसको हमने लिखा, फोकस दूरी कितनी दी है, -15। फिर कह रहा कि दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बने, जबकि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो मित्रों हमेशा कैसा बनता है, माइनस का बनता है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो जो माइनस होगा तुम्हारा, माइनस जो 5 गुना बड़ा बन रहा है वो क्या होगा, वो जो होगा माइनस का 5 रखा जाएगा। अब ये माइनस और -5 जो होगा कटेगा, यहाँ पर मान जो आ जाएगा v का कितना आएगा, v बराबर आएगा तुम्हारा, v बराबर कितना मित्रों, v बराबर 5u आएगा। कितना आएगा, 5, ये तुम्हारा आ जाएगा 5u। 5, ये माइनस माइनस कटेगा मित्रों, तो v बराबर कितना आया, 5u आया। अब ये 5u जो मान हमारा है ये किसका आ गया, ये v का मान आया है। अब हम क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र में इनके मान रखने पर, दर्पण के सूत्र में इसका मान रखिए मित्रों, तो 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। u का मान मित्रों कितना है, यहाँ पर u का मान तो u दिया है, v का मान दिया है 5u। इसका मान कितना दिया है मित्रों, 5u दिया है। अब इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दर्पण का जो फार्मूला होता है वो 1/1/f कितना मित्रों, 1, ये हमारा हो जाएगा 1/v प्लस का 1/u। ये मित्रों इसका सूत्र होता है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे, तो 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना आया है मित्रों, 5u आया है, प्लस का 1/u। u का मान कितना है, u ही है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1/f बराबर कितना होगा, ये होगा 5u बटे, ये 5 एक कम 5, 6 इसको भाग करेंगे 5u को, तो कितना आएगा 5, तो ऊपर कितना होगा 5, 5 एक कितना होगा 6, तो ये मित्रों आ जाएगा 1/f बराबर 6/5u।
कितना आएगा 6/5u, यानी कि ये हमारी क्या आ गई, फोकस आ गई 6/5u। अब 5u का मान यहाँ से फोकस मित्रों दी गई थी हमारे पास, कितनी दी गई थी, 15 दी थी। तो 1/f का मान कितना दिया था, -15 बराबर 6/5u। इतना आएगा मित्रों। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना ये, तो 5 तिया 15, 3 की गुणा उसमें होगी, तो u बराबर कितना आएगा, -18। कितना मित्रों आएगा, -18, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी होगी, -18 सेंटीमीटर। कितनी दूर होगी, -18 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा था कि सवाल हमसे पूछा गया था कि बताइए उसका प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए। प्रतिबिंब जो हमारा है उसकी स्थिति भी बताना है। क्या मित्रों, कहा गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो तथा प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम बता पाएंगे कि प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी कितनी मित्रों यहाँ से आई है, ये दूरी आई है हमारी कितनी, 5u आई है, 5u आई है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 5u में किसका मान रखेंगे, ये वाला मान, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर मित्रों का क्या आया है, 5u आया है। अब u का मान यहाँ पर आया है कितना मित्रों, u का मान आया है कितना, -18। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, तो 18 पंचे जो आएगा 90 सेंटीमीटर, कितना, माइनस का। तो ये मित्रों हमारा क्या आ गया, v का मान आया है, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा जब वस्तु कहाँ रखी होगी, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है मित्रों वो कितना आया है, वो 90 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। यानी कि जब वस्तु को हम 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, माइनस का 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। माइनस हमको क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब मित्रों इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अगला है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की मित्रों क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें जो सबसे पहले दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसको हम लिखेंगे, इसमें क्या दिया गया है कि उत्तल दर्पण के 25 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यू चाहे मित्रों क्या हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, यू हमेशा कहे का होता है, माइनस का होता है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है मित्रों, फोकस दूरी f का मान बताना है। और इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी जो है इसे ज्ञात करना है। और कह रहा कि एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो मित्रों माना हमने मान लिया, इसमें माना वस्तु की लंबाई कितनी मित्रों है, 2x मान लिया। कितना मित्रों, हमने माना कि प्रति वस्तु की लंबाई कितनी है, 2x सेंटीमीटर है। और जो ये तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी हमारी कितनी मित्रों, x सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब का आधा बन रहा है, वस्तु का आधा। तो वस्तु थी 2x, तो प्रतिबिंब कितना होगा, उसका आधा यानी कि x होगा। तो हमने इसे मान लिया मित्रों, क्योंकि इसमें कहा गया कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब मित्रों क्या करेंगे, हम फोकस दूरी निकालने के लिए हमको u और v मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। तो v कैसे निकलेगा, तो v निकालने के लिए हम रेखीय आवर्धन लगाएंगे। रेखीय आवर्धन जो होगा उसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, HI/HO बराबर HO बराबर -V/U। ये मित्रों हमारा क्या है, ये वाला है HO
अब ये वाला क्या है, HI है। अब इनके मान रखना है, HI का मान कितना है x, HO का मान कितना है 2x बराबर माइनस v का मान पता नहीं है, u का मान मित्रों कितना है माइनस का 25 है। ये माइनस माइनस कटेगा, x कटेगा, ये आएगा 2v बराबर कितना 25। तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये मित्रों क्या आया है, ये हमारा आ गया है प्रतिबिंब की दूरी। क्या आया है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी आई है। अब हमको क्या मालूम हो गया इसमें, अब मित्रों देखिएगा यहाँ पर हमको u पता है, क्या पता है, यहाँ पर हमें क्या मालूम हो गया, u मालूम हो गया, प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो गई। हमसे पूछा गया है कि, हमसे क्या पूछा गया है मित्रों, तो हमसे पूछा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको क्या पता चल गया, v और u मालूम हो गया। जब v और u मालूम होता है तब हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी। तो मित्रों यहीं पर हम क्या निकालते हैं, यहीं पर हम निकालेंगे क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होगी 1/f बराबर यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। किससे मित्रों, दर्पण के सूत्र से। यहाँ पर क्योंकि हमें v मिल गया है, v जो है हम निकाल चुके हैं, v बराबर कितना आएगा 25/2 आएगा, v का मान निकल आया है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें क्या मित्रों, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, किससे मित्रों, दर्पण के सूत्र से। फटाफट बता दीजिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। क्या मित्रों, 1/v प्लस का 1/u 1/f के बराबर होता है। हमसे पूछा गया है f, तो 1/f बराबर 1/v, v का मान आया है मित्रों 25/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस 1/u, u का मान मित्रों कितना दिया था, u का मान दिया था माइनस का 25, कितना, माइनस का 25। अब इसका एलसीएम जो होगा वह कितना हो जाएगा, वो एलसीएम जो होगा 25 होगा। कितना मित्रों, एलसीएम इसका आ जाएगा 25। यहाँ पर सीधे सीधे 2 लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस का 1 होगा, घट जाएगा इसमें से। तो ये जो आएगा हमारा कितना मित्रों, ये आ जाएगा यहाँ से 1/f बराबर 1/25। तो यहाँ पर f बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना मित्रों, 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी कितनी आएगी, तो फोकस दूरी यहाँ पर आ जाएगी कितनी दोस्तों, तो फोकस दूरी का मान आया है 25 सेंटीमीटर। और यही हमारा प्रश्न का जो है आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है। तो मित्रों इसमें कहा गया है इसमें कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहा मित्रों 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा गया कि जो वस्तु हमारी है उसके आधा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे वस्तु हो 20 मीटर की तो प्रतिबिंब बनेगा 10 मीटर का, वैसे ही इसमें कहा गया है कि वस्तु की लंबाई का आधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमको ये नहीं बताया गया है कि वस्तु 10 मीटर लंबी है या 5 मीटर लंबी है। इसलिए हमने क्या किया, वस्तु की लंबाई को मान लिया, ये जो बराबर कितना है 2x है। जब 2x हमारी वस्तु होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, x होगी, उसका आधा हो जाएगी। फिर जो है इसमें वस्तु की लंबाई दी गई थी, वस्तु की दूरी दी थी -25 सेंटीमीटर। रेखीय आवर्धन का हम सूत्र लगाएंगे, रेखीय आवर्धन HI/HO बराबर -v/u होता है। जैसे ही इसमें मान हम पुट करेंगे फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको v का मान मिल जाएगा, क्योंकि HI का मान है x और HO का मान अभी हमने लिखा 2x, -v/u का मान कितना दिया है माइनस का 25। ये माइनस माइनस कट जाएगा, x इधर कटेगा, ये तिरछी गुणा होगी, 2v बराबर कितना आएगा 25 आएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, 2 नीचे आएगा 25/2। यानी कि v का मान मालूम हुआ। जब v का मान मालूम है, u का मान मालूम है, तो हम क्या लगा देंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u मान रखेंगे। यहाँ से मान जो हमारा आएगा
एफ का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मित्रों समझ में आ रहा हो? सेशन लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्लास तुम्हारी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी गणित हो, ये सभी जो क्वेश्चन तुम्हारे हैं अच्छी तरीके से कराए जा रहे हैं। अभी अनसार्ड पेपर और कुछ समय के बाद लाइव क्लास भी चलने वाली हैं, जिनमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर इब्राहिम सर, उसके अलावा और भी राम जी सर, जो कि फिजिक्स जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारा सपोर्ट करिए और हम आपके लिए अच्छे प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में आते हैं उनको लेते आएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। इसके साथ में अगला हमारा क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कितना मित्रों? कांच कहा गया है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। मित्रों देखिए कितनी बार आया है, 2 बार पूछा गया ना, तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपकी परीक्षा में फिर से टपक जाए, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको तैयार करते हैं ताकि जब परीक्षा में आए तो हमको ये डरा ना सके, क्योंकि आपको डरना नहीं है। साइंस कोई बहुत ही कठिन विषय नहीं है, बस आपको मेहनत करना है और मेहनत के आगे कोई भी जो समस्या होती है उसका हल होता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, आपको जवाब मिलेगा, आज नहीं तो कल की क्लास में। लेकिन हाँ, जिस दिन लाइव चले आप लोग जरूर आना, आपको एक अच्छा जो है बढ़िया से स्कोर करने का मौका मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे और हम आपके डाउट को समझ पाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। तो वायु का पूछा गया कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। मित्रों ये अपवर्तनांक वाले जो सवाल हैं इसमें से एक तो जरूर ही आता है, लगाते हैं इसको। अब ANG बराबर दिया गया है हमसे कितना? 1.5 दिया गया है। पूछा गया है कि वायु का कांच के सापेक्ष, यानी कि GNA पूछा गया हमसे, यानी कि पहले क्या था वायु के सापेक्ष कांच का, अब की बार कांच का वायु के सापेक्ष पूछा गया, यानी कि इसका उल्टा ये है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। तो GNA बराबर इधर ऊपर था, कहाँ जाएगा मित्रों? नीचे आएगा, तो इसका पॉइंट हटेगा, ऊपर कितना जाएगा? 0। इसको हम भाग करेंगे, 10 को 15 से भाग करेंगे, पॉइंट लगेगा ना, पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 100 होगा, 15 छक्का 90 होगा। फिर मित्रों कितना बचेगा? यहाँ पर 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 छक्का 90, ऐसे ही आता चला जाएगा। फिर इसका आंसर जो आएगा 6। अब यहाँ पीछे की सभी संख्याएं हटाकर यहाँ पर एक संख्या का कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा GNA बराबर कितना आएगा? ये 0.67। तो मित्रों ये हमारी आज की क्लास रही। तो मित्रों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में मिलते हैं हम कल की क्लास में, क्योंकि आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं। और यदि आप अपने साइंस को या अन्य भी विषय को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्लास मिलने वाली है, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। और फिजिक्स के तो बहुत अच्छे टीचर, हम फिर एक बार बता रहा हूँ कि राम जी सर जो कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों तरह से आपको बताते हैं। इब्राहिम सर केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, और बहुत ही जल्द आपको लाइव क्लास मिलने वाली है, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे और लाइव क्लास को देख पाएंगे, अपने डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय